दोस्तों, जो शुरू करता है वही ख़त्म करता है। अगर जो शुरू नहीं करता है, बताओ ख़त्म कैसे करेगा। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर की क्लासें, और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर यूँ कहें आप स्टेट की कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रहार करने वाले हैं, ताकि आपके जो नौकरी पाने का सपना है वो साकार हो सके। तो हम आज 16 मई 2025 का करंट अफेयर देखने वाले हैं, और आपको हर सुबह प्रतिदिन 6 बजे हमारे डेली करंट अफेयर की वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो हम देख लेते हैं दोस्तों करंट अफेयर कि मार्क कार्नी की नई कैबिनेट में अनीता आनंद को कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। यानी जो भारतीय मूल की जो महिला है, कौन, अनीता आनंद, इनको क्या है, कनाडा का क्या विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। अगर हम बात करें मार्क कार्नी की, तो ये कौन है, तो ये है कनाडा के प्रधानमंत्री। कौन है, कनाडा के प्रधानमंत्री है। और इन्होंने क्या है, एक नया मंत्रिमंडल की घोषणा की, जिसमें क्या अनीता आनंद को विदेश मंत्री नियुक्त किया है। तो मार्क कार्नी कौन हो गए आपके, तो ये हो गए कनाडा के प्रधानमंत्री। और इन्होंने क्या एक नई कैबिनेट क्या है अपनी घोषणा की थी, जिसमें क्या अनीता आनंद, जो क्या है भारतीय मूल की महिला है, उनको क्या है विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। और इन्हीं के अलावा अगर हम मनिंदर सिद्धू की बात करें, तो ये भी क्या है, ये भी भारतीय मूल के पुरुष है। तो इनको क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री बनाया गया। तो आपको याद रखना है, तो विदेश मंत्री कनाडा का किसे बनाया गया, तो अनीता आनंद को बनाया गया है। और मार्क कार्नी कौन है, तो ये कनाडा के क्या है प्रधानमंत्री है। और मनिंदर सिद्धू को अंतर्राष्ट्रीय क्या है व्यापार मंत्री बनाया गया है। इसके बाद हम देख लेते कि भारत का पहला, कौन सा, भारत का पहला 3NM चीफ डिजाइन सेंटर कहाँ पे खोला गया, कहाँ पे खोला गया था, नोएडा और बेंगलुरु में। कहाँ पे, नोएडा और बेंगलुरु में खोला गया। इसका उद्घाटन किसने किया, तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका क्या उद्घाटन किया है। और इसी अलग बात करें इसमें, तो ये भारत का पहला डिजाइन केंद्र है जो 3 नैनोमीटर की डिजाइन पर काम कर रहा है, जो देश को सेमीकंडक्टर नवाचार के वैश्विक लिंग में क्या है रखता है। तो आपका भारत का पहला 3NM चिप डिजाइन सेंटर कहाँ पे खुला है, तो ये नोएडा और बेंगलुरु में खोला गया है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, कि न्यायमूर्ति BR गवई ने भारत के 52वें, कौन से नंबर के, 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो किसने ली, तो BR गवई ने ली। और भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो ये 52वें बने हैं। और किसके स्थान पे बने थे, संजीव खन्ना के स्थान पे बने। किसके स्थान पे, संजीव खन्ना के स्थान पे बने। और ये कौन से नंबर के थे, तो ये आपके थे 91वें नंबर के। और 52 के नंबर पे कौन हो गए, तो आपके हो गए BR गवई हो गए, जिन्होंने के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अगर हम बात करेंगे शपथ किसने दिलाई थी, तीन ही राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो भारत के वर्तमान क्या है राष्ट्रपति, इन्होंने क्या है शपथ दिलाई थी। अगर हम कार्यकाल की बात करें, तो इनका कार्यकाल कब तक चलने वाला है, तो इनका कार्यकाल चलने वाला है 30 नवंबर 2025 तक चलने वाला है। किसका चलने वाला है, न्यायमूर्ति BR गवई का चलने वाला है। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों कि UPSC के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अभी वर्तमान में। तो कौन हुए हैं, तो अजय कुमार हुए हैं। कौन हुए हैं, अजय कुमार हुए। और UPSC की क्या नए अध्यक्ष बन गए हैं। अगर हम UPSC की बात करें कि स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1926 की इसकी स्थापना हुई थी। अगर वहीं मुख्यालय हम देख लेते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपका हो जाता है नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में क्या है, UPSC का मुख्यालय है। और प्रथम अध्यक्ष अगर बात करें कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे UPSC के, तो सर राज बारगर थे। कौन थे, सर राज बारगर थे। जो कब बने थे, तो ये बने थे आपके 1926 में बने थे। वहीं जैसे स्वतंत्रता के बाद की बात करें कि प्रथम अध्यक्ष जो भारतीय कौन थे, तो भारतीय कौन थे आपके, तो आपको ये भी याद रखना है, तो HK कृपलानी। कौन थे, HK कृपलानी। और ये क्या है, ये आपके प्रथम भारतीय UPSC अध्यक्ष थे आपके। इसके बाद हम देख लेते कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, कौन से राज्य, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने एक समझौता किया है। तो किसके लिए किया है, तो इन्हें ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया। तो कौन से दो राज्य, MP और महाराष्ट्र, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए इन्होंने क्या है समझौता किया है। तो आपको याद रखना है कौन से राज्य, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और कौन सी परियोजना के लिए, तो ताप्ती बेसिन मेगा
रिचार्ज परियोजना के लिए क्या इन्होंने समझौता किया। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में, तो डॉक्टर मोहन यादव। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भोपाल में एक अंतर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड की बैठक के दौरान ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौते पर क्या ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और ये परियोजना क्यों चालू की गई है, तो यह पहल जल संसाधनों की सुरक्षा और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। तो आपको याद रखना है कि ताप्ती बेसिन मेगा परियोजना कौन से दो राज्यों के बीच समझौता हुआ है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में हुआ है। फिर इसके बाद हम बात कर लेते कि दिल्ली पुलिस नई दिशा पहल से, यानी जो दिल्ली पुलिस इन्होंने क्या एक नई दिशा की पहल क्या है शुरू की है। अगर हम बात करें इस पहल की, तो दिल्ली पुलिस ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसमें क्या है शिक्षा की ओर लौटता मार्ग, जिसका उद्देश्य क्या रखा है इन्होंने, शिक्षा की ओर लौटता मार्ग। और मतलब इसमें क्या होने वाला है तो आपको वो भी मैं बता देता हूँ। तो जिसका उद्देश्य इन्होंने रखा है स्कूल छोड़ चुके बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में फिर शामिल करना। यानी जो बच्चे स्कूल जो जाने से अभी जो छोड़ चुके हैं, जो मतलब जो पढ़ने में वंचित रह जाते हैं, तो उन बच्चों को क्या है फिर से ये क्या है जोड़ रहे हैं और उनको क्या है मतलब पढ़ाने के लिए वो कर रहे हैं, मतलब अग्रसर कर रहे हैं, ताकि बच्चे क्या फिर से शिक्षा के मतलब ग्रहण कर सके। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जन सुरक्षा अभियान के अंतर्गत 3 सामाजिक योजनाएं, यानी जो जन सुरक्षा अभियान के अंतर्गत 3 सामाजिक परियोजनाएं क्या है चालू की गई थी। तो कौन कौन सी की गई थी, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और दूसरी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और तीसरी कौन सी है अटल पेंशन योजना। तो 9 मई 2015 को, यानी 9 मई 2015 को जन सुरक्षा अभियान के अंतर्गत क्या है इन तीनों योजना को क्या है शुरू किया गया था। और किसने किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनको क्या है शुरू किया गया था। और जन सुरक्षा के 10 वर्ष क्या है कंप्लीट हो चुके हैं, यानी इन योजनाओं को लगभग कितना समय हो गया है, तो इनका कितना होगा आपको ये याद रखना है। तो 10 वर्ष, यानी 2015 को इसको क्या है इनको शुरू किया गया था, और अभी कौन सा वर्ष चल रहा है, 2025 चल रहा है। तो जन सुरक्षा के कितने वर्ष हो गए, तो 10 वर्ष हो गए। तो कौन कौन सी योजना थी इनमें, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और अटल पेंशन योजना। और कब इनको शुरू किया गया था, इनको शुरू किया गया था 9 मई 2015 को। और इन योजनाओं की शुरुआत असुरक्षित को सुरक्षा देने के विजन के साथ शुरू की गई थी, ताकि गरीबों को, वंचितों को और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सस्ती बीमा की पेंशन सुविधा प्रदान की जा सके। तो आपको ये याद रखना है कि इन सुरक्षा योजना कितने वर्ष कंप्लीट हो गए, तो इनको 10 वर्ष हो चुके हैं। इसी के बाद हम देख लेते हैं, और दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह कौन है दोस्तों, होती है वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री है। तो कौन है राजनाथ सिंह, तो इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने लखनऊ में, कहाँ पे, लखनऊ में ब्रह्मोस विनिर्माण सुविधा का शुभारंभ किया है। तो उत्तर प्रदेश रक्षा और औद्योगिक गलियारे के लखनऊ नोट में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, कौन सी मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन इकाई का क्या वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो उद्घाटन किसने किया है आपका, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। और कहाँ पे किया है, तो इन्होंने कहाँ पे किया है, लखनऊ में किया है। और 300 करोड़ के निवेश से निर्मित इस इकाई का उद्देश्य हर वर्ष 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण करना है। यानी जो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन इकाई क्या है जो इसका उद्घाटन किया गया, तो इसमें क्या इन्होंने इसका उद्देश्य क्या रखा है, तो हर वर्ष ये क्या है 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलों का क्या है निर्माण ये करेंगे। और कितने निवेश है, तो इसमें 300 करोड़ निवेश किए गए हैं। तो ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। फिर हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश विश्व बैंक के साथ मिलकर, यानी उत्तर प्रदेश विश्व बैंक के सहयोग से मिलकर तो यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा पहल की शुरुआत की है। तो उत्तर प्रदेश ने किसके सहयोग से मिलकर के, तो विश्व बैंक के साथ मिलकर के। तो कौन कौन सी पहल की है, तो यूपी आपकी एग्रीज हो गई, और दूसरी कौन सी हो गई, तो AI प्रज्ञा पहल शुरू की है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, और विश्व बैंक के अध्यक्ष अभी कौन है वर्तमान में, तो कौन है आपको ये भी याद रखना है, तो अजय बंगा है। तो इनकी उपस्थिति में क्या है 2 परिवर्तनकारी पहले, यानी ये पहली हो गई यूपी एग्रीज और दूसरी AI प्रज्ञा की क्या है शुरुआत की है। अगर हम इनके उद्देश्य की बात करें तो इन्होंने उद्देश्य क्या इसका रखा है, तो हम उद्देश्य देख लेते हैं। तो उद्देश्य की बात करें तो राज्य में कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना और युवाओं को डिजिटल कौशल में प्रशिक्षित करना, यानी कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, और 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में क्या है प्रशिक्षित करना। तो
तो ये भी यार दोस्तों आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको किसके सहयोग से, विश्व बैंक के सहयोग से उत्तर प्रदेश ने क्या है, यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा क्या है, इन दोनों की पहल शुरू की है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। फिर हम देखते हैं कि 78वां कान फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजित कहाँ हुआ है, तो कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है आपका फ्रांस में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, फ्रांस में हुआ। और प्रतिवर्ष ये दोस्तों यहीं पे होता है। कहाँ पे होता है, तो ये आपका फ्रांस में ही होता है। भारत सरकार ने किस कंपनी को देश में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं देने की शुरुआत की मंजूरी दी, तो किसको, कौन सी, किस कंपनी को, तो स्टार लिंक को। कौन सी, स्टार लिंक। और जो कंपनी के किसकी है ये, तो ये एलन मस्क की है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर हम देखते हैं कि कौन सी विधानसभा पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होगी, यानी कौन सी विधानसभा पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित हो, कौन सी, तो दिल्ली विधानसभा। कौन सी, दिल्ली विधानसभा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब जरूर करना है।